वेलकम क्लास। तो हम लोग आज एक्सरसाइज चैप्टर 4 आज हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। हालांकि सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो अप करने से बात बनेगी नहीं, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो तो हम लोग को सीखने को मिल जाएगा और कुछ एप्लीकेशन के क्वेश्चन हम लोग को अलग से लेना पड़ेगा जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो बेसिक बातें सीख, एक्चुअल क्या है कि एनसीईआरटी क्या करता है, एक्सरसाइज से एग्जाम्पल तक जो है सो उसको अपनी बेसिक फंडामेंटल बातें हैं उनको वो क्लियर कर लेता है और उससे बेस्ट जो भी एप्लीकेशन बनता है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आजकल आने लगा है। पहले तो नहीं आता था लेकिन अब खूब आता है। और फिर कंपटीशन में तो एप्लीकेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है जी। चलिए तो हम लोग लेते हैं 4.1 क्वेश्चन नंबर वो 4। ये कम्प्लीटली एक्सरसाइज का 4.1 है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। जो फॉलो अप कर रहे हैं हमारे वीडियो को वो अपना बुक निकाल ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसको उनको देख करके समझने में ठीक रहेगा। ए सर्कुलर कॉयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न्स। ये सिंपल क्वेश्चन है शुरू में। नंबर ऑफ टर्न्स 100, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इनका जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर लिख रहा है। 8 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.08 मीटर, ठीक है जी। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। करंट की वैल्यू 0.40 लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है ना लिखिए, कोई टेंशन नहीं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द सेंटर ऑफ द कॉइल। कुछ नहीं है इसमें, B = μ0I/2R में रखना है। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 लेना है। I की वैल्यू 0.40 डालनी है और 2R की वैल्यू 0.08 डालनी है और इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पर हम ज़्यादा पंचायत करेंगे नहीं। जो क्वेश्चन सिंपल फार्मूला है, चाहे सिंप्लीफिकेशन सीखना है तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। वो तो सिंप्लीफिकेशन सिर्फ तभी आ सकता है जब आप प्रैक्टिस में हो, ठीक है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज 4.2 में देख रहे हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू है 35 एम्पियर। वायर कैसा है, स्ट्रेट है। What is the magnitude of the field at the point 20 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस की बात की जा रही है वो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके लिए जो B की वैल्यू आती है वो μ0/2 पाई I/R ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो जो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे, है ना, वही है, ये वही होता है इसका फार्मूला। B/BL लाइन इंटीग्रल μ0 टाइम्स ऑफ I। इसी को इस स्लाइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये फार्मूला अगर ध्यान नहीं आ रहा हो तो ऐसे आ जाएगा। अब इसमें से थोड़ी सी हिंट मैं कर दूँ। μ0/2 पाई को आप μ0 अगर 4 पाई कर लेते हैं और 2I/R कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू सीधे आप 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। 2I की वैल्यू 0.20 होता है। रेडियस की वैल्यू, मैं डिस्टेंस, सॉरी नॉट रेडियस, ना I की वैल्यू 35 एम्पियर है ना, और R की वैल्यू 0.20 है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर जो होगा सो वो आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में हम नहीं जा रहे हैं, इसको आप बच्चे लोग खुद से सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करके बेमतलब का वीडियो लेंथ बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो डायरेक्शन से रिलेटेड होगा, है ना, वो डायरेक्शन से रिलेटेड होगा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। यहाँ पर इसको हटाइए, थोड़ा फ्रेश जगह में लीजिए, ठीक है ना। 4.3 ये दो क्वेश्चन तो सिंपल है, फार्मूला बेस्ड था, इसमें तो कुछ दम नहीं था। इसमें भी फार्मूला ही लगाना है लेकिन थोड़ा सा 3D
की अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करनी होगी, इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वगैरह आए तो आप करना क्या कि ये एक ऐसा कॉपी में कहीं पर भी ऐसा डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला बना लीजिए। इसको नॉर्थ दिखाइएगा, इसको ईस्ट दिखाइएगा, इसको वेस्ट दिखाइएगा, इसको साउथ दिखाइएगा। ऐसा एक डायग्राम वहाँ पर ऊपर में कहीं किसी कोने पर बना लीजिएगा तो थोड़ा सा मदद मिलेगा। उसके बाद कह रहा है 50 एम्पियर करंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब एक करंट है जो ऐसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, जा रहा होगा, ठीक है ना। नॉर्थ टू साउथ माने ये डायरेक्शन होगा करंट का, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है जी। चलिए, और हाँ एक बात मैं बता दूं, इस ये बोर्ड वर्टिकल है, लेकिन आप इसको जब ऐसे किसी क्वेश्चन को लगा रहे हो तो इसको सोचिए बोर्ड ऐसा है हॉरिजॉन्टल, तब आपको समझने में आसानी होगी। वर्टिकल बोर्ड है लेकिन इसकी व्यू आप हॉरिजॉन्टल मान करके चलिए, तो इसका डायरेक्शन समझने में आपको क्या होगा, सहूलियत होगी, ठीक है। मतलब सोचिए कि ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल बोर्ड के ऊपर ये ड्राइंग की जा रही है, लगा हुआ तो वर्टिकल है लेकिन इसको इमेजिन कीजिए कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट टू द वायर। इससे 2.5 मीटर पर, यहाँ से 2.5 ईस्ट ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में इस बोर्ड को हम लोग समझ रहे हैं, बोर्ड को हॉरिजॉन्टल में लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो 50 एम्पियर का है ना, 50 एम्पियर का है ना। तो इसके बी को निकालने का तो कोई बहुत बड़ा टंटा है नहीं, इसमें बी निकालने का तरीका यही होगा, μ0/4 पाई 2I अपॉन आर, इसमें 10 टू द पावर -7 मैग्नीट्यूड निकालने की बात है, 2 × 50 एम्पियर। रेडियस की बात करें तो डिस्टेंस की 2.5, ठीक है। तो ऐसे में 25 दिन 20 बार में ये जाएगा, 20 दूनी 40 ये हो जाएगा, 25 बार है ना, 25 दूनी 50, 20 दूनी 40 40 × 10 टू द पावर -7 यानी 4 × 10 टू द पावर -6 टेस्ला। इसका तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, सिंपल कैलकुलेशन तो हमने कर दिया। डायरेक्शन मेन पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब ज़रा सा देखिए, ये था ऐसे करंट जा रहा है, मैंने कहा था कि बोर्ड को हॉरिजॉन्टल कर, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक। अब ये करंट आपका ऐसा जा रहा है, नहीं ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है ना। तो करंट ऐसा जा रहा है तो हम लोग क्या करें, अब राइट हैंड रूल लगाएंगे। करंट इधर सीधा जा रहा है, थंब को ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब हम इसको ऐसे कर्व करते हैं, मतलब ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। स्ट्रेट वायर जो है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये ऐसा। सामने आपको क्या दिख रहा है, सामने आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा सामने से, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए अब ज़रा समझिए, है ना। अब ये है, अब ये वायर है, इससे करंट पास हो रहा है ना, इससे करंट पास हो रहा है, और इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है ना। इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही है। तो जो ये ईस्ट पॉइंट पर जो सर्कल होगा, इस पॉइंट पर जो सर्कल होगा वो अब इसमें कुछ हम ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ड्रॉ करेंगे समझ में भी नहीं आएगा, ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी सर्कल में जब किसी पॉइंट पर आप पहुँचते हैं तो उस पर जो ड्रॉन टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, ड्रॉन टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस टाइप की जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी और इसके ठीक यहाँ पर इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, ये यहाँ ईस्ट पर ये ऐसा सर्कल घूम रहा होगा, तो यहाँ का टेंजेंशियल डायरेक्शन किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द ईस्टवर्ड पॉइंट होगा, बिल्कुल इस लाइन से, इसी प्लेन में, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ कि इसको ऐसे रखना है ना। तो ऐसे में वो ईस्टवर्ड, ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड, और इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, माने ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, ठीक है। और यही अगर यदि वेस्ट में पूछा होता तो यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या होता, डाउनवर्ड, है ना, ये डायरेक्शन होता डाउनवर्ड। तो ये जो हमने फिगर के माध्यम से थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके जो मैंने समझाया है, क्या हम थोड़ा सा फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ये था डायरेक्शन, राइट हैंड से इसको होल्ड कीजिए, राइट हैंड से होल्ड कीजिए, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, ये कर्लिंग फिंगर हो गया। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा सामने की तरफ, तो इधर में ऊपर की तरफ, इधर में नीचे की तरफ, यानी ईस्टवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, वेस्टवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। 4.3 हम लोगों ने देखा, अब हम लोग जरा सा 4.4 देखें, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते रहते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट खास करके बड़ा ही टायरिंग होता है, वो आपका दिमाग का दही करके धर देता है। तो अगर वन गो में आप इस कॉन्सेप्ट को वन गो में सारे कॉन्सेप्ट को पकड़ने में अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हो तो ब्रेक करके देखा कीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स करके देखा कीजिएगा। इससे खास करके जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ बातें हो कि तुरंत पछता नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका डाइजेशन पावर माइंड का कैसा है ना। तो अगर एक एक बात, दो दो बात भी अगर सीखते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका वो बेहतर होता जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 4.4 हम देख पा रहे हैं, इसको भी हम ऊपर ही लेंगे, नीचे नहीं लेंगे, है ना। यहाँ से काटिए इसको। 4.4 एक्सरसाइज का 4.4 क्वेश्चन है और इस सब में भी डायरेक्शन की ही कहानी है। ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड वायर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, ये इसी को हम लोग चूँकि बोर्ड में एक जगह बनाया दोबारा नहीं बनाएंगे। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये आपका एक ओवरहेड वायर, वो जो तार जो हम लोग मोहल्ले में देखते हैं कि वो चलता है ना, वो जो पोल से पोल तक जाता है उसको ओवरहेड वायर कहते हैं, है ना। तो ये ओवरहेड वायर है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है जी, ओके। और कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, और उसमें जो करंट पास हो रहा है वो 90 एम्पियर का है, 90 एम्पियर का इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है जी, ओके। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, इससे 1.5 मीटर नीचे बिलो की बात हो रही है। अब देखिए इस बोर्ड को फिर से ऐसे कर लीजिए, वर्टिकल बोर्ड है लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल कीजिए, ठीक है, वर्टिकल है लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल कीजिए। और अब ज़रा सा समझने की कोशिश करें कि ये वर्टिकल बोर्ड था और इसको हॉरिजॉन्टल किया, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है। और इससे 1.5 मीटर बिलो की बात हो रही है। पहले डायरेक्शन हम डिसाइड कर दे रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। 1.5 मीटर बिलो, अब इसको ऐसे होल्ड करेंगे, देखिए ये होल्ड किया, डायरेक्शन ऑफ करंट ये जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा हो गया, ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ ना। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इधर हो गया, माने इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है, इस तरफ जो डायरेक्शन है वो है साउथ, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए, अगर ये ईस्ट है ना, ये तो ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसा लेके चल रहे हैं, ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा, तो नीचे की तरफ यानी कि बॉटम साइड में, बॉटम साइड में ये फेसिंग क्या हो जाएगी, साउथ डायरेक्शन, चूँकि ये डायरेक्शन हमारा क्या है, साउथ डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन और ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये साउथ डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ डायरेक्शन में आएगा। साउथ डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा ये डॉट लाइन होगा, यहाँ पर डॉट फील्ड बनाएंगे, चूँकि परपेंडिकुलरली आउट हो रहा है प्लेन से, है ना, परपेंडिकुलरली आउट हो रहा है इसलिए डॉट बनाएंगे। ऊपर जाकर के ऊपर क्या होगा, ये क्रॉस होगा, है ना। वैसे भी मैं एक बार बता चुका हूँ कि डायरेक्शन ऑफ करंट को लेफ्ट साइड डॉट, राइट साइड क्रॉस, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसमें जो b की वैल्यू निकालेंगे तो μ0/4π2i/r का वैल्यू अगर रखेंगे तो ये 10⁻⁻7 सीधा सीधा इसके लिए 2i मतलब 180, तो ये हो जाएगा। r की वैल्यू 1.5,
तो 1.5 तो मतलब 12 टाइम्स, ये तो इससे 12 टाइम्स और 120, ये आ गया आपका 120 बार में, है ना, 120, ठीक है, बिल्कुल सही। 10 to the power -7 इंटू 120, दैट इज 1.2 इंटू 10 to the power माइनस टेस्ला। और जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन बिलो 1.5 मीटर विल बी साउथवर्ड, मतलब दक्षिण दिशा में आएगा, नीचे की तरफ का डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये थी हमारी ये लाइन से रिलेटेड बातें। चलिए अब जरा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट 8 एम्पियर and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of this much। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। इसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। 4.5, ये जो 4.5 है, इसीलिए हम इसको बोर्ड को बिना खाली किए हुए इसी में यहीं पर बता देते हैं। और क्या है, फोर्स पॉइंट लेंथ निकालना है, इसमें ये लगेगा F = BI/L sin थीटा। आपको F/L निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो सिर्फ BI sin थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। आप बुक से देख सकते हैं कि जो प्रोवाइडेड B की वैल्यू है 0.15 टेस्ला है, और करंट कैरिंग इन द कंडक्टर जो है 8 एम्पियर है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री कह रहा है। तो ये 0.15 टेस्ला छोड़िए, 8 ये है साइन 30, 1/2 4 0.15 इंटू कितना 4 15 चौके 60, तो ये 6.0 1500 के 60, ठीक है जी। तो डेसिमल 0.60 न्यूटन पर मीटर इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको बेहतर समझ में आई होगी, है ना। अब हम लोग ज़रा इस बोर्ड को क्लियर कर लें, उसके बाद आगे की कहानी बढ़ाते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4.6 मैंने पॉज स्टेट में ही पढ़ लिया था, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करूं। क्या है, ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? एकदम सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कर दिया। इस तरह का एक सोलेनॉइड है, इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एक्सिस के अलोंग होता है, जो कि B की वैल्यू कितनी होती है, μ0 Ni होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये प्रोवाइडेड है हमको इस क्वेश्चन में 0.27 टेस्ला। ये ऑलरेडी हमको प्रोवाइड किया गया है कि ये कितना है, 0.27 टेस्ला है। और कह रहा है कि एक वायर इसके परपेंडिकुलर जिसका कितना लेंथ है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका क्या है, लेंथ है, और 3 सेंटीमीटर का मतलब 0.03 मीटर हो जाएगा, है ना, 0.03 मीटर हो जाएगा। तो इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि इसमें जो करंट, ये जो वायर है, इसमें जो करंट पास किया जा रहा है वो है आपका 10 एम्पियर का। तो इसमें क्वेश्चन वही लगना है, F = BI/L sin थीटा, वही क्वेश्चन लगना है। तो B की वैल्यू प्रोवाइडेड है 0.27 और I है 10 एम्पियर का। लेंथ इसका 3 सेंटीमीटर लेने की बात की जाती है। साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा, तो 0.27 0.03 है, तो 10 से इसको या इसको किसी को क्या कर सकते हैं, 27 या 81, तो ये हो गया, है ना। 1 2 3 4 जीरो लगना है भैया, 1 2 3 4 जीरो लगना है, और डेसिमल देना है, लेकिन 10 एक कम कर देगा तो 0.2
0081 है ना, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होने वाली है, इसका तो कुछ है ही नहीं है ना, 81 न्यूटन। तो इसको 1 2 3 4 तो 8.1 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये एबिलिटी आनी चाहिए, ये सब एबिलिटी भी जो भी फिजिक्स न्यूमेरिकल लगाते हैं उनको ये एबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ 4.7। क्वेश्चन नंबर है 4.7 और 4.7 हाँ एक बार कैसा ना तो लोग सोचे कि सॉल्यूशन दिखा देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज PDF ये ना सोचे कि सॉल्यूशन लिखा हुआ है, किसी को कन्फ्यूज़न हो जाए। 4.7 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स ऑफ A and B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर 5 एम्पियर। आपको याद होगा एक हमने, अगर आपने फॉलोअप किया है तो करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स का एक हमने कहानी बताया था, है ना। और इसमें सेपरेशन D का हो तो B की वैल्यू F की वैल्यू जो किसी एक के L लेंथ पर लगेगा, ये था μ0/4 पाई 2I1I2 D इंटू L। ये था एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आया था, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आया था और इसमें इसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। एक में 8 एम्पियर, एक 5 एम्पियर, सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। इसमें ये भी आपका क्या है, सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो ऐसे सिचुएशन में इसमें अपने को क्या करना है, पुट करना है। तो F की वैल्यू ये चीज़ तो 10⁻⁻7 2I1I2, 2I1 का मतलब 8, दूसरे का मतलब 5 और D का मतलब डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 और है और 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर। जो लेंथ दिया है वो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। इसको अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगर अपने को सिंप्लीफाई करना है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये 2 डेसिमल है, इसको 10 बना देगा। ये 10 बन गया ऊपर भैया, ये भी 10 हो गया, ये बचा 8 तो 10⁻⁻7 ये 10 हो गया, 2 5 10 ये हो गया, यानी 100 ये हो गया, फिर 8 बचा तो ये 2 पावर, ये -7 पावर तो बचा -5 पावर न्यूटन, ठीक है। 8 × 10⁻⁻5 न्यूटन, है ना। ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी ये एबिलिटी भी डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग 4.8 को ज़रा देखें। 4.8 ज़रा देखें। ए क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ उसका 80 सेंटीमीटर यानी 0 सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड रिकॉल कीजिए क्या होता था, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स ईच। 5 लेयर है जिसमें एक लेयर में 400 टर्न है। तो मैंने इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 5 × 400 दैट इज 2000 टर्न्स होगा, ठीक है जी। चलिए, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज़ 1.8 सेंटीमीटर। जहाँ तक मेरे को समझ में आ रही है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ द करंट कैरिड इज़ 8 एम्पियर और इसमें करंट की वैल्यू 8 एम्पियर की है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ B इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। तो इसमें B = μ0 Ni होता है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, माने N/L। तो μ0 आपका 4 पाई × 10⁻⁻7 हो गया, डिवाइड 4 पाई से लगा रहा तो सीधे 10⁻⁻7 लिखते हैं। ये 2000 हो गया और इसके साथ L की वैल्यू 0.8 लेनी है चूँकि लेंथ है और करंट इसका कह रहा है कि 8 एम्पियर का है, ठीक है। तो डायमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है चूँकि रेडियस मान्य नहीं रखता है। 80 सेंटी, यहाँ पर एक कंपैरिजन की बात हो रही है। 80 सेंटीमीटर कंपैरिजन में 1.8 सेंटीमीटर काफ़ी कम होता है, वो नेगलेक्ट हो जाता है। तो अब ये 10 टाइम्स से जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा यानी ये 2000 से 20000 यानी कि 2 × 10⁻2000 20000 20000 मतलब 4 पावर हो जाएगा।
4 पावर 2 4 जा 8 हो गया, पाई इंटू 10⁻³ हो गया, है ना, टेस्ला। और अब 3.14 दे करके इसको मल्टी का अप्लाई कर दीजिए तो 8×3 = 24 और कुछ होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इस चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम वगैरह में भी यहाँ छोड़ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हाँ, अब ज़रा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 4.9। ठीक है, 4.9 में ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 20 टर्न्स, कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, साइड इसका 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर है। एरिया होता है साइड का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01 यानी 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। एरिया इसलिए निकालेंगे काहे कि उसमें जब भी ये टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा मेरे को दिख गया था इसलिए मैं बताऊं, चूँकि एरिया का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसमें करंट जो पास हो रहा है वो है आपका क्या, करंट जो पास हो रहा है वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर, कॉइल वर्टिकल नॉर्मल टू द मैक्स कॉइल 20 डिग्री, 10 सेंटीमीटर करंट का है, स्क्वायर कॉइल 10 सेंटीमीटर, 12 एम्पियर। हाँ, 12 एम्पियर का करंट है। ठीक है, 12 एम्पियर का करंट है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा है कि ये 20 टर्न्स है। इसमें m की वैल्यू निकालिए, डाइपोल मोमेंट NIA निकाल लीजिए, पहले निकाल लीजिए, डाइपोल मोमेंट इसका निकाल लीजिए। तो n का मतलब 20, I का मतलब 12 और A का मतलब 10⁻⁻²। 12 दूनी 24, 240 इंटू 10⁻⁻² है, तो ये आपका 2.4 और आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी जो है डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल करके क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल करके आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग, ये आ गया। अब इससे पूछा है आगे जा करके, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है वो 0.80 टेस्ला का है और जो थीटा कह रहा है वो आपका 30 डिग्री ली जा रही है। तो ज़रा सा मैं थोड़ी सी बात को समझा भी दूँ, यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रहा है ना। कॉइल सस्पेंडेड है वर्टिकली और मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई जा रही है वो हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से टर्न है। ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये जो कलम का डायरेक्शन होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ का एंगल क्या कह रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके फिजिक्स में आते हो खास करके इस तरह का, उसमें सिचुएशन दिखना चाहिए, भले ज़रूरत हो या ना हो या कुछ डायरेक्शन की डिसाइड किया हो ना, लेकिन वो बात समझ में आनी चाहिए। ये इस टाइप से कुछ होगा, ये ऐसा इसका एरिया वेक्टर हो गया और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज द एक्टिंग टॉर्क ऑन इट, है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। मैग्नीट्यूड भर पूछा है तो कोई यार टेंशन की बात नहीं है। तो टाउ इक्वल टू होता है MB साइन थीटा, या फिर जब हम लोग नहीं लिखते हैं तब NIA साइन थीटा। ये तीनों टर्म M के बदले आ जाता है, NIAB साइन थीटा ऐसा लिखा जाता है। M को पहले कैलकुलेट कर लिया गया है, तो 2.4, B की वैल्यू 0.80, साइन 30 1/2, तो 2.4 इंटू 0.40 ये आ गया। अब 2.4 इंटू 0.40 जब मल्टीप्लाई होगा 96, 96 1 2 तो 0.96 जूल। टॉर्क में यूनिट इस्तेमाल की एनर्जी का, चूँकि डायमेंशनली दोनों सेम होता है। किस दिन टॉर्क पढ़ाए तो बता देंगे एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। ये 0.96 जूल जो होगा ये टॉर्क की वैल्यू होगी, या न्यूटन मीटर लिख लीजिए, या इसकी यूनिट या न्यूटन मीटर लिख लीजिए। तो
यूनिट टॉर्क की बन जाती है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4.9। अब जरा 4.10 देखने से पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस बोर्ड को क्या कर दें, क्लियर कर दें। ठीक है जी, हम लोग इस बोर्ड को क्लियर कर लें, उसके बाद देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था पॉज स्टेट में, तो मेरे को फार्मूला रिकॉल करने की आवश्यकता पड़ गई। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ाया था, है ना जी। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो बातें आई थी, वो एक था वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी, बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स था, है ना, लास्ट टॉपिक्स था। और उसमें हम लोग करंट सेंसिटिविटी 5/I, वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V। जो लोग नहीं देखे होंगे एक बार देख जरूर लीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ कि वो वीडियो बहुत कम लोग देखे, उसको फॉलो बड़ा कम किए हैं लोग, लेकिन देखना चाहिए। ठीक है, दो कॉइल्स की बात हो रही है, एक M1 का स्पेसिफिकेशन है और एक M2, मैंने M1 एक कॉइल है और M2 एक कॉइल है, और उसकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग है ना। M1 एक कॉइल है, M2 एक कॉइल है। क्या क्या है स्पेसिफिकेशन, ये ज़रा देख लें। पहले में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 30 है, एरिया जो है वो 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर लिख रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो उसका हॉट शू शेप मैग्नेट होता है वो 0.25 टेस्ला प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और दूसरे रेजिस्टेंस दे रहा है, इसके गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस दे रहा है, ये 10 ओम का है। दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा है 42, और आपका एरिया प्रोवाइड कर रहा है 1.8 × 10⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड 0.50 टेस्ला प्रोवाइड कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो है 14 ओम का। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, और जो पूछी जा रही है कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के सेम है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों का सेम है। ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स। ठीक है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलिए, तो करंट सेंसिटिविटी को अगर S से कह रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी को किससे ले ले, कोई सिंबल ले ले हम लोग, कोई सिंबल वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए सिंबल, चलिए X ले लेते हैं। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो X ले लेते हैं। एक बात नोटिस किया जाए कि अगर हम M1 M2 के लिए सेंसिटिविटी S1 to S2 लेंगे, और वहाँ देखिए K/NAB, तो K तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, और ये उल्टा है NAB, यानी उल्टा जाएगा N2A2B2/N1A1B1 जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन को फॉलो अप करते हैं, S1 के लिए N1A1B1 ले, के दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा ले, और उसको ले अगर रेशियो लेते हैं तो ऐसा होता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी के रेशियो को निकाल सकते हैं। N2A2B2 इस टेबल से उठा करके रख दीजिए, वो है 42 × 1.8 × 10⁻³ और B2 है इसका 0.50, और आपका N1B1 यहाँ से ले लीजिए 30 × 3.6 × 10⁻³ और B1 0.25। सॉल्व करने की जल्दीबाजी मत कीजिए, इससे ये 2 बार, इससे ये 2 बार, ये कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो 30 42, 14 14 डिवाइडेड 10, 1.4 रेशियो 1.4 का आएगा। ठीक है, जब आप इसके x1/x2 करने के लिए चलेंगे तो ये है करंट सेंसिटिविटी। ठीक है जी, ये है करंट सेंसिटिविटी। तो जो x1/x2 वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो लेगा वो S1/S2, और ये रेडियसेस है, तो इसके रेशियो के साथ आप क्या कर सकते हैं, R2/R1 ले लीजिए बस। यानी कि ये जो 1.4 निकाले थे उसको इस्तेमाल कर लीजिए, S1/S2 निकाले थे ना, अगर यहाँ रेडियस है तो उल्टा जाएगा 1.4, और रेडियस कह रहे हैं रेजिस्टेंस, तो R2 कितना है 14, ये 10, 14 और ये 10, यानी ये भी आ जाएगा 1.4, तो 1.4 × 1.4 1.96, ये बन गया आपका
वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये निकल करके आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन कम था, मैथमेटिक्स ज़्यादा था, इसमें फिजिक्स कम था, मैथमेटिक्स ज़्यादा था, सिर्फ फार्मूला पर याद होना चाहिए था। अब 4.11 हम लोग देखने के लिए चलेंगे, है ना, एक्सरसाइज का 4.11 देखने के लिए चलेंगे। इन ए चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस। टेस्ला में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, इसमें 10 की पावर -4 लीजिए, टेस्ला ऐसा यूनिट में टेस्ला आता है, गॉस जो है सीजीएस में आता है। इस मेंटेन इलेक्ट्रॉन शॉट इनटू द फील्ड विद स्पीड, वेलोसिटी दिया है 4.8 इंटू 10⁶। ठीक है, नॉर्मल एक्सप्लेन वाई द पाथ इज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, चलिए तो पाथ सर्कुलर क्या होगा, सिंस एफ की वैल्यू क्यू भी क्रॉस भी होगा, तो v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू f, ये पढ़ा चुके हैं, v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू f, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा f, है ना, तो v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर इम्प्लाइज कि force is always perpendicular to velocity, hence the force will act like centripetal force, centripetal force, and it will provide सर्कुलर पाथ। अब इसमें एक बात और भी है जो मैं यहाँ पर आपका एक्सप्लेन करूँ, जरा सा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। 90 डिग्री पर ये इस क्वेश्चन में क्यू भी साइन थीटा 90 डिग्री है, थीटा इसका क्या है 90 डिग्री है, तो सिंपली क्यू भी ही होगा, थीटा 90 डिग्री है ना, थीटा 90 डिग्री। तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा, जो भी होगा टोटल वर्टिकल को। डिटरमाइन द रेडियस, तो रेडियस निकालने का हमने शुरू के इसमें बताया था कि इससे आप निकाल देंगे, किससे निकाल देंगे, जरा सा मैं फिर से डेरिवेशन लेता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r = qvb साइन थीटा तो लेंगे है, तो साइन 91 हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर गया है, तो इससे आप जो निकालेंगे तो r = mv/qb आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, ऐसा होने के पीछे का कारण जो होगा वो होगा कि v² से v कट जाएगा, ये आएगा। तो इसमें प्रोवाइडेड है आपकी वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है कि 9.1 × 10⁻31 लीजिए, v की वैल्यू आप ये लिख लीजिए, कौन सा 4.8 × 10⁶, 4.8 × 10⁻6 लिख लीजिए। क्यू की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये 1.5 लेने की बात कर रहा है आपके बुक में, तो हम लोग ले लेते हैं, होता 1.6 है। और B मैग्नेटिक फील्ड 6.5 × 10⁻⁴, 6.5 × 10⁻⁴ है। इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर एग्ज़ाम वगैरह आप दे रहे हो और अगर यदि ये सिंप्लीफाई करने का आपको टाइम मिल रहा है तो करिए, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, इसको यहीं पर रहने दीजिए। चाहे तो कर भी सकते हैं, 10⁻13 -19 है, ये +19 बन के जाएगा, तो ये 19 से 12 हो जाएगा, फिर -4 + 4 बन के जाएगा, तो -8 हो जाएगा, -8 है +10 6 है, तो -8 तो -2 बचेगा, बाकी बात का कटिंग कीजिए। Obtain the frequency of revolution of the electron in the circular. Does the answer depend on the speed of the electron? Explain. तो नहीं करेगा, ये तो हम लोग भी जानते हैं, ये तो मैं बता भी चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी बताना है 4.11 में 4.12 में जब जा रहे हैं तो इसी में इसकी क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी बताएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन, उसी को आगे 4.11 को ही बढ़ा दिया गया है। तो जब आप पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड जो होता है वो 2πr/v होता है ना जी। तो r/v 2πr/v m/qb हो जाएगा, m/qb हो जाएगा, तो ये 2πm/qb हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ से r/v की वैल्यू नहीं, अभी को यहाँ लाइए, m/qb हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड हो गया। तो फ्रीक्वेंसी
रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है तो qv/2πm होगा, है ना। m मतलब मास। अब यहाँ पर आप इसके चार्ज की वैल्यू 1.65 इंटू 10⁻⁻19, v की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻4, 2π 3.14 ये लीजिए, और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 टाइम मिलता है। सॉल्व कीजिए नहीं। हाँ, अब यहाँ पर आप जो फ्रीक्वेंसी का इसमें जो क्वेश्चन है ये तो एक्सप्रेशन नहीं बता रहा है क्लियरली, फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अब एक बात मैं बता दूं इस केस में जानकारी के लिए, हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी इस जगह पर मैं कुछ बात को बता दूं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज इन मोशन इंटर करता है और ख़ास करके जब वो 90 डिग्री पर होता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। तो इसका एक सीधा रिलेशन है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा रेडियस, हाई वेलोसिटी में हाई रेडियस, तो लो वेलोसिटी में लो रेडियस होगा, लेकिन उसके टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगा, जो वो रिवॉल्व करेगा, है ना, जो ये रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, सॉरी रोटेट नहीं रिवॉल्व करेगा, हाँ रिवॉल्यूशन, तो जो रिवॉल्व करेगा उसका क्या होगा, टाइम पीरियड सेम होगा। हाई स्पीड तो हाई रेडियस, लो स्पीड तो लो रेडियस। छोटे स्पीड से तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, तेजी ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, तो और ज़्यादा स्पीड से तो वो ज़्यादा स्पीड से क्या होगा, वो घूमने लगेगा। लेकिन ये छोटा वाला सर्कल में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा उसका बड़े वाले सर्कल में। तो ऐसे में टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अगर टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में किसी को अगर यदि डिफरेंस नहीं पता है तो मैं बता दूं, टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन लेने में लगा टाइम, और फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, करेक्ट। ये एक दूसरे का उल्टा बन जाता है और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट से ही समझ में आ जाता है कि t टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन के लिए तो 1 सेकंड में 1/t रिवॉल्यूशन लेगा, t सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन तो 1 सेकंड में 1/t रिवॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन से ही बन करके चला आता है, ठीक है जी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया है इसका, और उसके बाद मैं आउटसाइड बाहर से हमको क्वेश्चन लेना पड़ेगा, क्या कि इसमें तो यहीं तक है और पीडीएफ में आपका वो नहीं दिया है, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन नहीं दिए गए। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, ले लेते हैं, और आपका कुछ आउटसाइड क्वेश्चन देखना होगा, कि ये जो आप 4th यूनिट तक हम लोग आए हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं जितने भी आपके टर्मिनल या हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में भी बनता है, बोर्ड में भी बनता है, तो उसको एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ देखेंगे, करंट को इंक्लूड करते हुए देखेंगे, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन लेने के लिए पहले ज़रा बोर्ड को क्लियर कर दें, ठीक है जी। तो 4.3 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही सिंपल है। एक सर देयर इज सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, ये 30 टर्न्स है, ठीक है जी, 30 टर्न्स है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 cm मतलब 0.08 मीटर, ठीक है जी, ओके। सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला का है। इफ द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 नॉर्मल टू द कॉइल, 60 डिग्री इसके नॉर्मल टू द कॉइल से बना रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये रिपीट हो गया आपका, ये कॉइल है वर्टिकल सस्पेंडेड है, इसका नॉर्मल ये है, नॉर्मल के साथ ये 60 डिग्री का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन है, और ये इस तरह से 60 डिग्री बना रहा है। रेडियस दिया है तो एरिया निकाल लीजिए, πr², है ना, πr², तो πr² मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 8 × 10⁻⁻2 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 64 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये एरिया बन गया। और मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो एक्टिंग टॉर्क NIAB N30 है, I का मतलब इसके थ्रू करंट कितना है,
6 एम्पियर, मैंने करंट छोड़ दिया था, 6 एम्पियर, I 6 एम्पियर का है, एरिया इसका पाई इंटू 64 इंटू 10⁻⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.1 टेस्ला। इसको मल्टीप्लाई जो भी कीजिएगा एक्टिंग टॉर्क की बात आएगी। तो क्वेश्चन में क्या किया है कि एक्टिंग टॉर्क नहीं दे करके इसने कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो जब बाही इतना टॉर्क उसको फील्ड अप्लाई करेगा तो काउंटर टॉर्क जो भी होगा वो अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगा, तभी तो रोक पाएगा। कोई अगर जो 10 न्यूटन से किसी फोर्स लगा किसी चीज़ को धकेलने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी 10 ही न्यूटन की जरूरत होगी। उससे ज़्यादा लगाते हैं तो आपकी मर्जी, ज़्यादा लगाइएगा तो उल्टे डायरेक्शन में चल देगा। तो जो काउंटर टॉर्क रिक्वायर्ड है वो अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगा। तो जो अप्लाइड टॉर्क होगा, जो इसकी वैल्यू होगी, वही यहाँ पर काउंटर टॉर्क में लिखा जाएगा। ये इसका ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये कहता है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वेयर रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोजेज द सेम एरिया। तो देखने वाली बात है कि टाउ की डिपेंडेंसी सीधे सीधे NIAB पर होता है। क्या शेप है उस बात से नहीं, एरिया इंपॉर्टेंट है। एरिया सेम, टॉर्क सेम, टॉर्क इज सेम, बाकी तो सेम है ही। मैग्नेटिक फील्ड भी वही रहा, करंट भी उतना ही पास हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही है, लेकिन एरिया क्या कर रहा है, मैंने शेप एंड साइज, शेप उसका आप क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, लेकिन एरिया जो है सो सेम होगा। एरिया सेम देन टॉर्क इज सेम। एरिया सेम होगा तो टॉर्क भी उसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे में आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो ये थी बात। अब हमको अगले वीडियो में हमको क्वेश्चन जो है सो बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बाहर से आएगा, करेक्ट। तो इसको तो फॉलो अप करेंगे ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा ध्यान देके देखेंगे। उसमें हमको टाइमलेस हो सकता है कल हम शूट करें या फिर परसों शूट करें, ताकि वो कलेक्ट क्वेश्चन क्या करना होगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर।